बेटा आप लोगों के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है, तो मैं ऑप्टिक्स में आज न्यूमेरिकल्स ही रिवाइज करूंगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट, कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस की पावर 1 अपॉन फोकल लेंथ होती है अगर हम फोकल लेंथ की वैल्यू मीटर में सब्सटीट्यूट करेंगे। और हमें पता है कि अगर लेंस की पावर ज़्यादा है तो वो रेस को ज़्यादा पास में कन्वर्ट करेगा, अगर लेंस की पावर कम है तो वो रिलेटिवली थोड़ा दूर कन्वर्ट करेगा। मतलब पावर और फोकल लेंथ में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर आप फोकस को या फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको 100 अपॉन फोकस फॉर्मूला यूज करना होगा पावर के लिए। पावर की यूनिट होगी डायोप्टर। तो आप हाथ में पेन या पेंसिल रखें और जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं उनको एक ही पेज पर लिखते चले जाएं। इंपॉर्टेंट रूल्स जो हैं, पहला, कन्वर्जिंग सिस्टम की पावर पॉजिटिव होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है। जो भी सिस्टम बनेगा, लेंस अगर पानी में या किसी लिक्विड में डुबोया जाता है तो उसकी फोकल लेंथ, उसका नेचर सब बदल जाता है। तो हम लर्न करेंगे कि जो भी लेंस का सिस्टम है अगर वो रेस को कन्वर्ज कर रहा है तो उसकी जो पावर है वो पॉजिटिव होगी, अगर डाइवर्ज कर रहा है तो उसकी पावर निगेटिव होगी। और जो रेज हैं वो पेरेक्सियल होने चाहिए, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पास होने चाहिए। इसके अलावा लेंस को थिन होना चाहिए, थिक लेंस पर हमारा डिस्कशन फॉलो नहीं होगा। इसके अलावा जब हम इस फॉर्मूले में फोकल लेंथ रखेंगे तो बेटा इसको मेंशन कर लो यहाँ पर कि फोकल लेंथ को हम साइन के साथ रखेंगे। अगर हमको इफेक्टिव पावर कैलकुलेट करनी है, मतलब दो लेंस कांटेक्ट में हैं और उनकी इफेक्टिव पावर हमको कैलकुलेट करनी है, तो उसका फॉर्मूला होगा पावर ऑफ कंबाइंड पावर ऑफ सिस्टम इज पावर ऑफ फर्स्ट लेंस प्लस पावर ऑफ सेकेंड लेंस प्लस पावर ऑफ थर्ड लेंस एंड सो ऑन। यहाँ पर दोनों साइड में जो लेंस का कॉम्बिनेशन है उसके दोनों साइड में सेम मीडियम होगा और जो पावर है वो हम साइन के साथ रखेंगे। और अगर मिरर होगा तो बेटा ध्यान से पॉइंट नोट कर लो, उसका जो पावर है वो माइनस साइन लगाकर 1 अपॉन फोकल लेंथ लिखेंगे, जबकि फोकल लेंथ की वैल्यू हम मीटर में रखेंगे। और हमेशा ध्यान रखना कि फॉर्मूले में फोकल लेंथ या पावर साइन के साथ रखनी है। तो न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले हमने बेसिक फॉर्मूले देखो इस तरीके से लिख लिए हैं। ये लेंस के फोकल लेंथ का फॉर्मूला है, ये मिरर के फोकल लेंथ का फॉर्मूला है, ये लेंस से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है और मिरर से मैग्निफिकेशन में ये देखो माइनस साइन लगा हुआ है, बिल्कुल वैसे जैसे मिरर के पावर में लगा हुआ था। अब जो हमने 12th में नए फॉर्मूले पढ़े थे, तो ये देखो ये है सिंगल सरफेस से स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला। यहाँ पे जो सेकंड मीडियम है वो मीडियम है जिसमें रिफ्रैक्टेड रे होगी, जो फर्स्ट मीडियम है वो होगा जिसमें इंसिडेंट रे होगी। तो n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस। दूसरा लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, जिसमें एक लेंस का सवाल अगर होगा तो आप लेंस के सवाल के लिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज करेंगे। ये सिंगल स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तब यूज करेंगे, ये लेंस का क्वेश्चन होगा तब यूज करेंगे। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम -1, 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस माइनस रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस। और इसके अलावा अगर दो लेंस या तीन लेंस कॉम्बिनेशन में कांटेक्ट में रखे हैं तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ होगी 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 प्लस एंड सो ऑन। और इन सभी फॉर्मूलों में जो क्वांटिटीज हैं वो साइन के साथ रखी जाएंगी। साइन डिसाइड करने का रूल एक ही होगा कि अगर इंसिडेंट रे इस तरीके से टुवर्ड्स राइट जा रही है तो जितनी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो या तो हम पोल से या ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। अगर हम डिस्टेंस मेजर करने के लिए राइट साइड जा रहे हैं, स्केल के जीरो को ऑप्टिकल सेंटर या पोल पे रखकर राइट साइड की तरफ मेजर करने के लिए हमें जाना पड़ रहा है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तो वो डिस्टेंस प्लस साइन के साथ सब्स्टिट्यूट होगी। और अगर हमको स्केल का जीरो ऑप्टिकल सेंटर या पोल पे रख के उस पॉइंट की डिस्टेंस मेजर करने के लिए लेफ्ट साइड में जाना पड़ रहा है ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे, तो वो वैल्यू हम निगेटिव साइन के साथ इन फॉर्मूलों में रखेंगे।
न्यूमेरिकल स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं बता दूं कि इस साल मुझे ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के फॉर्मूले का डेरिवेशन एक्सपेक्टेड है। अगर इस हिस्से से डेरिवेशन आएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 23 में पूछा जा चुका है, तो इन दोनों में से कोई डेरिवेशन आपको अपने पेपर में जरूर मिलना चाहिए। तो देखो अब ध्यान से, अगर हम साइन का कन्वेंशन समझ जाए तो सवाल बहुत आसान है। इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि एक सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है कॉन्वेक्स, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 30 है और इसके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। दो पैरेलल रेज इंसिडेंट होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और सराउंडिंग मीडियम एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो आपको बताना है कि ये रेज किस पॉइंट पर मिलकर इमेज फॉर्म करेंगी। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा, क्योंकि ये सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रिफ्रैक्शन है तो हम उसी का फॉर्मूला लिखेंगे। इसके बाद जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है जिसमें रिफ्रैक्टिव रेज होंगी वो N2 होगा और वहां 1.5 रखेंगे। सराउंडिंग मीडियम जिसमें इंसिडेंट रे होगी वो N1 है, वहां 1 रखेंगे। V क्योंकि हमें पता करना है कहाँ इमेज बन रही है तो उसे एज इट इज लिख दिया। लेकिन जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल आ रही है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ इन्फिनिटी पे, तो यहां हमने U की जगह इन्फिनिटी रख दिया, ये टर्म ही 0 हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पर वैल्यू रखी है। ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस सरफेस का, ये क्योंकि इधर जाकर मेजर होगा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तो R की वैल्यू +30 रखी है। सॉल्व करेंगे तो इमेज +90 पर बनती दिखेगी, और जो इमेज है अगर V पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब कि इमेज रियल है और इन्वर्टेड है। दूसरे क्वेश्चन में देखो, फिर से सिंगल सरफेस का ही रिफ्रैक्शन है, पर इस बार इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, बल्कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया है। तो फिर से हमने सिंगल सरफेस की रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लिखा। N2 को उन्होंने कहा है कि N है और वो 1 से बड़ा है, यानी कि डेंसर मीडियम है, तो N2 की जगह N रख दिया, N1 की जगह 1 रख दिया, और जो रिफ्रैक्टेड रेज है क्योंकि वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अब हम ये मान रहे हैं कि इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, तो V इन्फिनिटी पर है। U पता करना है, इसलिए उसको कोई भी साइन नहीं देंगे, और N2, N1 और R की वैल्यू यहाँ पर रखकर हम U की वैल्यू बहुत आराम से निकाल लेंगे। वो निगेटिव आ रही है और सही भी है, क्योंकि आप पोल से इधर जाएंगे U की वैल्यू निकालने के लिए, यानी इंसिडेंट रे के ऑपोजिट। तो हमारा आंसर का साइन कंफर्म कर रहा है कि हमने सॉल्यूशन सही किया है। सिंगल सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं लेंस के न्यूमेरिकल के। इस क्वेश्चन में देखो उन्होंने कहा है कि इस लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करो, जबकि इस वाले सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 10 सेंटीमीटर है, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर है, और इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो अब हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो लेंस के रिफ्रैक्शन का यूज करेंगे। यहां पर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया है, रख देंगे -1। R1 की वैल्यू रखते समय हम बस साइन का ध्यान रखेंगे कि इंसिडेंट रे इस तरीके, और जो इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमको यहां से राइट साइड में जाकर मेजर करना पड़ेगा। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हम क्योंकि जाएंगे, इसलिए R1 की वैल्यू +10 रखेंगे, जबकि इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमें लेफ्ट साइड में जाकर मेजर करना पड़ेगा, यानी ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे। तो इसलिए R2 की वैल्यू हम माइनस साइन के साथ रखेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बहुत आराम से फोकल लेंथ हमको +12 सेंटीमीटर मिल जाएगी, जो कि कन्वर्जिंग सिस्टम की फोकल लेंथ होनी भी चाहिए। अब ये लेंस देखो कैसा है। इस लेंस में दोनों ही सरफेसेस एक दूसरे के पैरेलल है, इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो सेम है ना, और ये सरफेसेस एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब इसकी फोकल लेंथ या इसका पावर कैलकुलेट करना है। तो क्योंकि क्वेश्चन लेंस का है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाएं। तो बेटा सिंगल सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा, इस तरह की सरफेस या इस तरह की सरफेस, तब आप N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन जब क्वेश्चन लेंस का होगा तो आप लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पर हम जब वैल्यू रखने चलेंगे तो देखो, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम अभी 1.5 होता है, पर हम अभी उसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं, हम उसको कोई वैल्यू नहीं देते हैं। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, R1 और R2 इक्वल वैल्यू रख रहे हैं, लेकिन दोनों ही सरफेस का ओरिएंटेशन देखो, इंसिडेंट रे ऐसे होगी,
इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आप इधर जाकर मेजर करेंगे और इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आप इधर जाकर मेजर करेंगे, यानी दोनों ही आप R1 और R2 प्लस साइन के साथ रखेंगे और ये तो 0 हो जाएगा। तो 1/f की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी पावर की वैल्यू हो जाएगी 0। तो जो ये इस तरीके का लेंस है वो रेज को कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं कर पाएगा। इस तरीके का लेंस हम सन ग्लासेस में यूज करते हैं और इसकी पावर 0 हो जाएगी और फोकल लेंथ अगर आप देखोगे तो वो हो जाएगी इनफाइनाइट। इसके बाद लेंसेस को हमने देख लिया, अब हम लेंस के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले 2002 के इस सवाल को देखो, इसमें उन्होंने कहा कि इस लेंस को वर्टिकल सेक्शन में इक्वल हाफ में काट दिया गया है, तो इन दोनों इक्वल हाफ्स की फोकल लेंथ बताओ, नई फोकल लेंथ, ठीक है। और 2024 के स्पेसिमेन पेपर में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है थोड़े डिफरेंस के साथ। यहां उन्होंने कहा है कि इसकी फोकल लेंथ f है, इसको दो इक्वल हाफ में काटा गया और फिर इस तरीके से अरेंज किया गया। अब इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ बताओ। इस सवाल को समझ लेते हैं। बाई कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब ये दोनों जो सरफेसेस हैं इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 की वैल्यू सेम है, इक्वल टू R। अब सबसे पहले हम इस वाले लेंस की फोकल लेंथ देखते हैं कि कितनी होनी चाहिए। लेंस का क्वेश्चन है इसलिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज किया। यहां पर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1.5 लिख सकते थे, पर ऐसे ही लिखा रहने दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास -1, लेकिन R1 और R2 की जब वैल्यू रखी तो इस वाले सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो +R होगी और इस वाले सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे मेजर करेंगे इसलिए -R होगी। और जब इसको सॉल्व किया हमने तो ये 2/R आ गया। इसको एज इट इज हमने छोड़ दिया और फिर इन दोनों की फोकल लेंथ हमने कैलकुलेट करी। फिर से हमने लेंस का ही फॉर्मूला यूज किया। अब इसमें देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास -1 तो एज इट इज लिखा रहने दो। जो ये वाली सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर +R, लेकिन जो दूसरी सरफेस है वो तो प्लेन है, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको पता चलेगा कि इस वाले हाफ की फोकल लेंथ जो है वो इतनी आ रही है, जबकि जो लेंस की पहले जो कटने से पहले जो लेंस था उसकी फोकल लेंथ ये देखो ये आ रही है। इसी तरह से हमने जो दूसरा हाफ था उसकी फोकल लेंथ को कैलकुलेट किया। अब की बार R1 इंफिनिटी होगा और R2 R होगा, और क्योंकि ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे जाएंगे तो -R होगा। तो 1/R1 - 1/R2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो F2 की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, कंपेयर करो। दोनों हाफ जो हैं उनकी वैल्यू सेम है और साथ में लेंस की फोकल लेंथ से जस्ट डबल है। देखो ये R/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 है और ये R/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 है। तो अगर आप किसी लेंस को वर्टिकली बीच से इक्वल हाफ में काट देंगे तो जो दो आधे हिस्से बनेंगे उनकी फोकल लेंथ पुराने लेंस की फोकल लेंथ से डबल हो जाएगी। अब जो 24 का स्पेसिमेन पेपर है उसमें उन्होंने कहा कि जब हमने लेंस को दो हिस्सों में कट कर दिया और तब उसे इस तरीके से अरेंज करें तो इसकी कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ बताओ। तो हमने कॉम्बिनेशन के फोकल लेंथ का फॉर्मूला यूज किया। यहां पर हमें पता है कि इस हाफ का जो फोकल लेंथ होगा, अगर इसकी फोकल लेंथ f है तो इन दोनों की फोकल लेंथ 2f होगी। ये वैल्यूज हमने यहां रख दी, तो हमको कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ वही मिल गई जो लेंस की फोकल लेंथ थी। और अगर हम इन दोनों को इस तरह ना अरेंज करके ऐसे अरेंज करें तो भी हमें कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ सेम मिलेगी। तो 2024 का जो स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन है वो भी 2002 के ही सेम कॉन्सेप्ट पर है। तो अगर आपने बीच से लेंस को काटने वाले एक सवाल को कर लिया तो एक्चुअली आप उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कोई भी सवाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लेंस को इस तरीके से कट करेंगे तो आप उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को बदल नहीं रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से कट करने पे जो दो लेंस आपको मिलेंगे उनकी फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ इतना होगा कि जो रेज इस हिस्से से जा रही हैं वो पूरे लेंस से जाने वाली रेज की आधी होंगी, तो जो ब्राइटनेस है इमेज की बस वो कम हो जाएगी। इसी तरह से लेंस का एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था 2001 में कि अगर किसी लेंस को दो तरह के मटेरियल से मिलकर बनाया गया है तो आपको कितनी इमेज मिलेंगी। तो हम लेंस के फोकल लेंथ का यानी लेंस मेकर्स फॉर्मूले को देखें तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस होता है उसका रोल है फोकल लेंथ डिसाइड करने में। अगर आपने दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल यूज किए हैं तो उस लेंस में दो फोकल लेंथ होंगी
और रेज 2 जगह कन्वर्ज होंगी, तो आपको टोटल 2 इमेज मिलेंगी। अब आप देखो कि 2 लेंस को कांटेक्ट में रखकर कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ करने वाले कितने फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं सवाल। तो हम एक सवाल देखते हैं, बाकी दोनों सवाल आप अपने आप से ट्राई करिएगा। इस सवाल में उन्होंने कहा है कि कन्वर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ 40, एक डाइवर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ 30, दोनों को कांटेक्ट में रखा तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ बताओ। तो जैसे ही कॉम्बिनेशन आया, आप कॉम्बिनेशन के फोकल लेंथ का फॉर्मूला यूज करिए। ये कन्वर्जिंग लेंस है तो +40, ये डाइवर्जिंग लेंस है तो -30। जब आप आंसर कैलकुलेट करेंगे तो आपको कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ -120 मिलेगा। और वो आप वैसे भी देखिए तो जिस लेंस की फोकल लेंथ कम है उसकी पावर ज्यादा होगी, यानी डाइवर्जिंग लेंस की पावर ज्यादा है। तो कॉम्बिनेशन वैसे बिहेव करेगा जिस नेचर वाले लेंस की पावर ज्यादा होगी। अगर डाइवर्जिंग लेंस की पावर ज्यादा है तो कॉम्बिनेशन डाइवर्जिंग सिस्टम की तरह काम करेगा और जो फोकल लेंथ है वो निगेटिव आएगी। तो आज हमने लेंस और सिंगल सरफेस के रिफ्रैक्शन वाले सवाल समझे। नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूंगी उसमें इन्हीं लेंसेस को अगर आप किसी लिक्विड में या पानी में डाल दें तो कैसे उसकी फोकल लेंथ चेंज होती है, नेचर चेंज होता है, वो सवाल जो बोर्ड में आए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल्स, ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स को इजी बनाने में हेल्प करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो टॉपिक आप डेफिनेटली मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए। मैं कोशिश करूंगी कि एग्जाम से पहले आपको उस पर एक्सप्लेनेशन जरूर प्रोवाइड करा दूं। अगर कोई बच्चा मेरे से ऑनलाइन पढ़ना चाहता है फिजिक्स, तो भी वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है।